नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की तह तक जा रहे हैं जो हर चीज का मतलब हमारे आसपास की हर चीज का आधार है। परमाणु, एटम। जी हाँ। स्कूल में तो हम सबने पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन आज हम जरा स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई वैज्ञानिकों ने इसके राज पर दर परत खोले कैसे। बिल्कुल। और ये सफर डाल्टन के उस आइडिया से शुरू होता है कि कण अविभाज्य है। हाँ, तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और वहां से हम उसके अंदर की पूरी दुनिया तक पहुंचते हैं। सही। और फिर वो सवाल उठते हैं कि भाई अगर सब एक जैसे हैं, मतलब अविभाज्य हैं, तो एक तत्व दूसरे से अलग क्यों है? और क्या ये सच में अविभाज्य हैं? हाँ, और यहीं पर वो छोटे छोटे प्रयोग काम आते हैं जो हमें रोज दिखते हैं, जैसे वो कंघी वाला उदाहरण। अरे हाँ, सूखे बालों में कंघी रगड़ो तो कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। बिल्कुल। या फिर वो कांच की छड़ा और रेशम वाला प्रयोग। जो गुब्बारे को या तो खींचता है या धकेलता है। हाँ, तो ये रोज की लगने वाली चीजें हैं, पर शायद यहीं से पहला शक शुरू हुआ कि मामला शायद उतना सीधा है नहीं जितना डाल्टन सोच रहे थे। कि रगड़ने से चीजें चार्ज हो जाती हैं। तो ये चार्ज आता कहाँ से है? क्या ये परमाणु के अंदर ही कहीं छुपा बैठा है? सही पकड़ा, बिल्कुल। यही वो पहली कह सकते चिंगारी थी जिसने वैज्ञानिकों को मजबूर किया कि परमाणु के अंदर जाकर देखा जाए। अच्छा। अगर चीजें रगड़ने से चार्ज हो सकती है तो इसका मतलब साफ था कि परमाणु जिसे अविभाज्य मान रहे थे वो शायद विभाज्य है। और उसके अंदर आवेशित कण है। एग्जैक्टली। और यहीं से फिर वो खोज शुरू हुई उपपरमाणविक कणों की। बड़ी रोमांचक कहानी है ये। तो इस कहानी में सबसे पहले कौन आया, मतलब पहला हीरो कौन था? किस कण का पता सबसे पहले चला? देखिए, कहानी में जो पहला बड़ा मोड़ आया वो जे थॉमसन के साथ आया। हाँ। साल 1900 के आसपास तक उन्होंने पक्के तौर पर इलेक्ट्रॉन की पहचान कर ली थी। इलेक्ट्रॉन? हाँ। एक ऐसा कण जिस पर नेगेटिव चार्ज था, जिसे हम आज -1 इकाई मानते हैं। अच्छा। और जिसका द्रव्यमान मतलब वजन हाँ। लगभग ना के बराबर था। अच्छा। उसे E- से दिखाते हैं। तो ये पहली पक्की खोज थी कि परमाणु के अंदर भी कुछ है। बिल्कुल, ये एक पुख्ता सबूत था। लेकिन क्या थॉमसन से पहले कोई सुगबुगाहट नहीं थी? मतलब वो अचानक ही इस नतीजे पर पहुंच गए? नहीं, विज्ञान में चीजें अक्सर धीरे धीरे परत दर परत खुलती हैं। थॉमसन की खोज से भी थोड़ा पहले 1886 में एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, ओके। हाँ, वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ कुछ प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एनोड की तरफ से कुछ नई तरह की किरणें निकल रही हैं। अच्छा। और ये किरणें कैथोड में जो छेद थे यानी कैनाल, उनसे गुजर रही थी। तो उन्होंने इन्हें कैनाल किरणें नाम दिया। कैनाल किरणें। और इनमें क्या खास था? खास बात ये थी कि ये धनावेशित थी, पॉजिटिव चार्ज वाली। ओह, तो ये कैनाल किरणें थी जिन्होंने फिर दूसरे कण की तरफ इशारा किया। एकदम सही। इन्हीं कैनल किरणों पर और काम हुआ और इसी से फिर दूसरे उप परमाणविक कण यानी प्रोटॉन की खोज का रास्ता साफ हुआ। प्रोटॉन? हाँ। A+। हाँ, प्रोटॉन P+। ये पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज वाले कण हैं। इनका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही था, मतलब +1 इकाई, लेकिन नेचर उल्टा, पॉजिटिव। और वजन, द्रव्यमान? हाँ, वो एक बड़ा फर्क था। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा, करीब करीब 2000 गुना ज्यादा पाया गया। 2000 गुना? बाप रे। हाँ, तो हिसाब किताब में आसानी के लिए हम प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई मान लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का लगभग 0। तो अब तस्वीर थोड़ी सी साफ हुई। हाँ। परमाणु में कम से कम 2 तरह के कण तो हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन। जी। तो क्या उस टाइम ऐसा लगा कि बस यही दोनों हैं, मतलब यही मिलके एटम बनाते हैं? हाँ। चार्ज बैलेंस हो गया, एटम न्यूट्रल। हाँ, शुरुआती सोच कुछ ऐसी ही थी। ये लॉजिकल भी लगता था ना? बिल्कुल। परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। और प्रोटॉन भारी हैं तो शायद वो अंदर मतलब कहीं ज्यादा गहरे में दबे होंगे। हाँ, ये भी सोचा गया। लेकिन यहीं से असली मुश्किल शुरू हुई। ठीक है, ये कण है, पर ये परमाणु के अंदर हैं कैसे? मतलब इनकी अरेंजमेंट क्या है? कहाँ इलेक्ट्रॉन, कहाँ प्रोटॉन? ये बड़ा सवाल था। बहुत बड़ा। और इसी सवाल का जवाब देने की पहली कोशिश किसने की? किसने? जे थॉमसन ने ही, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा था। अच्छा, थॉमसन ने ही मॉडल भी दिया? जी हाँ, और उन्होंने बड़ी मजेदार तुलना की। उन्होंने कहा कि परमाणु की संरचना क्रिसमस पुडिंग या फिर तरबूज जैसी है। हैं? क्रिसमस पुडिंग या तरबूज? ये क्या बात हुई? सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ, सुनने में तो है। उनका मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए पुडिंग है, उसमें किशमिश यहाँ वहाँ धसी होती हैं, या जैसे तरबूज में बीज बिखरे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही उन्होंने सोचा कि पूरा परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है
और इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज में जगह जगह धसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं। अच्छा, तो ये था थॉमसन का मॉडल। हाँ, और इसके 2 मेन पॉइंट्स थे जो याद रखने जरूरी हैं, खासकर परीक्षा के नजरिए से। बताइए। पहला, परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज वाला गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंदर धसे हैं। दूसरा, कुल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों का कुल पॉजिटिव चार्ज के बराबर है, जिससे परमाणु पूरा का पूरा न्यूट्रल हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सही, ये 2 मुख्य बातें थी। ये मॉडल कम से कम एक चीज तो समझा रहा था कि परमाणु न्यूट्रल क्यों है। ये एक बड़ी पहेली हल हुई। हाँ, ये इसकी बड़ी कामयाबी थी। लेकिन क्या ये मॉडल चला? क्या ये काफी था? देखिए, विज्ञान में कोई भी मॉडल तभी टिकता है जब वो ज्यादा से ज्यादा प्रयोगों के नतीजों को समझा सके, है ना? हाँ, बिल्कुल। थॉमसन का मॉडल यहीं पर थोड़ा कमजोर पड़ गया। जैसे जैसे दूसरे वैज्ञानिक और प्रयोग करने लगे, उनके जो नतीजे आ रहे थे वो इस पुडिंग या तरबूज मॉडल से मैच नहीं कर रहे थे। सही कहा, वो मेल नहीं खा रहे थे। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन की खोज अपने आप में इतनी बड़ी चीज थी कि थॉमसन को इसके लिए 1906 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। अच्छा, तो नोबेल मिला उनको। खैर, तो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल न्यूट्रल तो बता रहा था एटम को, पर कहानी आगे बढ़ी। मतलब अगर ये मॉडल सही होता तो शायद आगे के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट कुछ और आते। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। थॉमसन का मॉडल एक जरूरी पहला कदम था, पर वो पूरी कहानी नहीं थी। यहीं पर स्टेज पर आते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड? हाँ, वो असल में ये जानना चाहते थे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन आखिर उस पुडिंग में है कहाँ और कैसे। तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसने परमाणु की हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? वो मशहूर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, अल्फा कण प्रकीर्णन। ये अल्फा कण क्या चीज है और रदरफोर्ड ने किया क्या इस प्रयोग में? अल्फा कण असल में हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अच्छा, हीलियम का न्यूक्लियस। हाँ, तो इन पर +2 चार्ज होता है और इनका द्रव्यमान 4U होता है। मतलब ये काफी भारी होते हैं। हाँ। और जब इनको बहुत तेज स्पीड दी जाती है तो इनमें काफी एनर्जी होती है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, इन तेज रफ्तार वाले अल्फा कणों की बौछार की एक सोने की बहुत ही पतली पन्नी पर। सोने की पन्नी? गोल्ड फॉयल? हाँ, गोल्ड फॉयल। सोना इसलिए चुना क्योंकि उसे बहुत बहुत पतला बनाया जा सकता है, करीब 1000 परमाणु जितनी मोटाई तक। अच्छा, ताकि कणों के रास्ते में ज्यादा रुकावट ना आए। बिल्कुल, उन्हें सबसे पतली परत चाहिए थी। तो सोने की पतली पन्नी पर भारी तेज अल्फा कणों की बमबारी। रदरफोर्ड क्या सोच रहे थे कि क्या होगा, और फिर हुआ क्या जिसने सबको हिला दिया? देखिए, उस वक्त थॉमसन का मॉडल दिमाग में था, जिसके हिसाब से पॉजिटिव चार्ज तो पूरे एटम में फैला हुआ था, है ना? हाँ, पुडिंग के तरह। तो उम्मीद ये थी कि ये भारी अल्फा कण जब उस फैले हुए पॉजिटिव चार्ज से गुजरेंगे तो थोड़ा बहुत रास्ता बदलेंगे, डिफेक्ट होंगे। जैसे कोई तेज गेंद किसी रुई के ढेर से टकराए तो थोड़ा सा मुड़ जाए। कुछ वैसा ही। शायद कुछ कण थोड़े ज्यादा मुड़े, पर ज्यादातर या तो सीधे निकल जाएंगे या बहुत थोड़ा सा रास्ता बदलेंगे। ये उम्मीद थी। लेकिन हुआ कुछ और। हाँ, जो हुआ वो बिल्कुल उम्मीद के उलट था। 3 खास बातें नोट की गईं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या? पहली, ज्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी से ऐसे सीधे निकल गए जैसे वहां कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सीधे। ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ देम? हाँ, मोस्ट ऑफ देम। दूसरी बात, कुछ कण छोटे छोटे एंगल्स पर अपने रास्ते से मुड़े, डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था। हाँ, लेकिन तीसरी बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। लगभग 12,000 कणों में से एक कण टकराकर 180 डिग्री पर वापस लौट आया। मतलब जिस रास्ते गया उसी पर सीधा वापस। क्या? एक मिनट, 12,000 में से एक सीधा वापस सोने की पतली से पन्नी से टकराकर? जी हाँ। ये तो रदरफोर्ड में कहा था ना कि ये ऐसा ही अविश्वसनीय था जैसे आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर पर मारें और वो पलटकर आपको लग जाए। बिल्कुल यही शब्द थे उनके। ये दिमाग घुमा देने वाला नतीजा था। और यहीं से परमाणु की पूरी पिक्चर बदल गई होगी। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इनसे निकले निष्कर्ष तो मतलब एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी होंगे। हाँ, बिल्कुल। रदरफोर्ड खुद हैरान थे और इन हैरान करने वाले अवलोकनों के आधार पर उन्होंने कुछ एकदम नए क्रांतिकारी निष्कर्ष निकाले। क्या थे वो निष्कर्ष? पहला, कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा अंदर से खोखला खाली है, क्योंकि ज्यादातर कण सीधे निकल गए। सही। दूसरा,
परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा का सारा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिमटा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड है। और इसी छोटी सी जगह को उन्होंने क्या कहा? इसी को उन्होंने नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा। न्यूक्लियस। हाँ, ये नतीजा इसलिए निकाला क्योंकि बहुत ही कम कण, वो 12,000 में से एक, वापस लौटे थे। और वो तभी लौट सकते थे जब वो किसी बहुत भारी, बहुत सघन और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज से सीधे टकराए हों। अगर चार्ज फैला होता तो ऐसा जोरदार धक्का नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। तीसरा, उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया कि नाभिक का साइज, उसकी रेडियस, पूरे परमाणु के रेडियस के मुकाबले लगभग 1,00,000 गुना 10⁵ छोटा है। 1,00,000 गुना छोटा। सोचिए जरा, अगर परमाणु एक क्रिकेट स्टेडियम है तो नाभिक उसके बीच में रखी एक मटर के दाने जितना। वाओ! तो थॉमसन की वो फैली हुई पुडिंग गायब हो गई और उसकी जगह आ गया एक नन्हा सा, भारी, पॉजिटिव नाभिक और बाकी सब खाली जगह। एकदम। तो रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल था, इसकी मुख्य बातें क्या रहीं, जिन्हें हम गांठ बांध लें? रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के 3 मेन पिलर्स हैं। हाँ। परमाणु के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज वाला नाभिक होता है, जिसमें एटम का लगभग सारा मास होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के चारों ओर काफी दूरी पर कुछ तय गोल रास्तों में, ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर। प्लैनेटरी मॉडल जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। और तीसरा, नाभिक का साइज परमाणु के साइज के मुकाबले बहुत ही छोटा होता है। ये मॉडल तो वाकई एक बहुत बड़ी छलांग थी। न्यूक्लियस की खोज, एटम का खाली होना, ये आज की तस्वीर के काफी करीब लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन क्या इसमें भी कोई पेंच था, कोई कमी थी? यहीं पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। रदरफोर्ड का मॉडल दिखने में बहुत अच्छा था, लॉजिकल लग रहा था, लेकिन वो फिजिक्स के उस समय के जाने माने नियमों के साथ फिट नहीं बैठ रहा था। अच्छा, क्या गड़बड़ थी? एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। परमाणु का स्थायित्व, स्टेबिलिटी। हाँ, उस समय की जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, वो कहती थी कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, हाँ। जब गोल घूमता है, हाँ। यानी एक्सेलरेट होता है, तो उसे लगातार एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए और या छोड़नी चाहिए। अच्छा, घूमते हुए चार्ज को एनर्जी लूज करनी चाहिए। हाँ, थ्योरी यही कहती थी। अब सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खोएगा तो क्या होगा? वो धीरे धीरे उसका रास्ता छोटा होता जाएगा और वो नाभिक में गिर जाएगा। बिल्कुल, उसका रास्ता स्पाइरल होता जाएगा और वो फट से नाभिक में समा जाएगा। ओह, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से तो परमाणु को पलक झपकते खत्म हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्रैश। हाँ, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हम हैं, आप हैं, ये मेज है, परमाणु तो स्थिर होते हैं। सही कहा। परमाणु तो बेहद स्थिर होते हैं, पदार्थ जैसा है वैसा बना रहता है। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ, वो ये नहीं समझा पाए कि परमाणु स्टेबल क्यों है। उनका मॉडल क्रांतिकारी था, नाभिक की खोज जबरदस्त थी, उन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहते हैं, और 1908 में केमिस्ट्री का नोबेल भी मिला। अच्छा, केमिस्ट्री का? हाँ, केमिस्ट्री का। लेकिन स्टेबिलिटी वाली पहेली वो सुलझा नहीं पाए। तो फिर इस पहेली को किसने सुलझाया? अगर रदरफोर्ड का मॉडल एटम को स्टेबल नहीं बता पा रहा था, तो फिर अगला आइडिया क्या था? इस गुत्थी को सुलझाने का क्रेडिट जाता है नील्स बोर को। नील्स बोर? हाँ, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को फेंका नहीं, बल्कि उसमें कुछ बहुत जरूरी सुधार किए। उन्होंने परमाणु संरचना के बारे में कुछ नई बातें कहीं, पोस्टुलेट्स दिए, जो क्लासिकल फिजिक्स से थोड़े हटकर थे। क्या कहा बोर ने? पहली बात, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर हर कहीं नहीं घूम सकते। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी घूम लिए। अच्छा। बल्कि वो केवल कुछ खास निश्चित ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं। इन ऑर्बिट्स की एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। इन्हें उन्होंने विविक्त कक्षाएं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स कहा। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स, जैसे सीढ़ियां होती हैं। आप या तो एक डंडे पर होते हैं या दूसरे पर, बीच में नहीं। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है। बिल्कुल वैसा ही। इलेक्ट्रॉन या तो एक एनर्जी लेवल में होगा या दूसरे में, बीच की एनर्जी नहीं ले सकता। इन लेवल्स को उन्होंने नाम दिया K, L, M, N, या नंबर दिए n = 1, 2, 3, 4। नाभिक के सबसे पास वाला n = 1 या K शेल। ओके, ये पहली बात हुई।
और दूसरी और सबसे क्रांतिकारी बात बोर ने ये कही कि जब तक इलेक्ट्रॉन इन खास परमिटेड ऑर्बिट्स में घूम रहा है, हाँ, तब तक वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, वो ऊर्जा नहीं खोता। क्या मतलब उन खास रास्तों पर घूमने की इजाजत है और वहां घूमते हुए एनर्जी लॉस 0? एग्जैक्टली। ये क्लासिकल थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन बोर ने कहा कि परमाणु के अंदर यही होता है। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। इसने तो रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उस स्टेबिलिटी वाली, उसको सीधा सीधा सॉल्व कर दिया। हाँ, यही बोर के मॉडल का सबसे बड़ा योगदान था। उसने परमाणु के स्थायित्व की गुत्थी सुलझा दी कि इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहेगा, एनर्जी लूज नहीं करेगा और नाभिक में नहीं गिरेगा, परमाणु स्थिर रहेगा। बिल्कुल। ये क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था और बोर को भी उनके इस काम के लिए 1922 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलना ही था। तो बोर की ये 2 पॉइंट्स, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और उनमें एनर्जी रेडिएट ना करना, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये रदरफोर्ड मॉडल की कमी को दूर करते हैं। तो अब हमारे पास तस्वीर है, नाभिक जिसमें प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो खास एनर्जी लेवल्स में नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं और स्टेबल हैं। क्या अब कहानी पूरी हो गई या अभी भी कुछ मिसिंग था? एक चीज अभी भी थोड़ी खटक रही थी, खासकर जब वैज्ञानिक अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का वजन, मतलब द्रव्यमान, देख रहे थे। अच्छा, क्या खटक रहा था? जैसे हीलियम को ही देखिए, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं ना। हाँ। तो उसका द्रव्यमान हाइड्रोजन जिसमें 1 प्रोटॉन होता है से दुगना होना चाहिए था। लॉजिकल है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में हीलियम का द्रव्यमान हाइड्रोजन से लगभग 4 गुना मिल रहा था। 4 गुना? 2 प्रोटॉन है पर वजन 4 गुना। इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉन के अलावा भी कुछ और है, कुछ ऐसा जिसका अपना वजन तो है पर उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल ही था। तो एक और कण की खोज, एक न्यूट्रल कण जो भारी हो। सही, बिल्कुल सही। और इस छुपे हुए कण की खोज हुई 1932 में जेम्स चैडविक ने की। चैडविक? हाँ, जेम्स चैडविक। उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की और देखा कि उसमें से एक नए तरह के कण निकल रहे हैं। और ये कैसे थे? इनका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर था, लेकिन इन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था, 0 चार्ज। ये न्यूट्रल थे, इसीलिए नाम पड़ा न्यूट्रॉन। एन से दिखाते हैं इसे। तो न्यूट्रॉन मिल गया। हाँ। और ये हाइड्रोजन के सबसे आम आइसोटोप प्रोटियम, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के नाभिक में पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन की खोज से वो द्रव्यमान वाली पहेली भी सुलझ गई। बिल्कुल। नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और यही दोनों मिलकर परमाणु का लगभग सारा वजन बनाते हैं। एकदम सही। अब हमारे पास परमाणु की काफी अच्छी मुकम्मल तस्वीर है। क्या है वो तस्वीर, एक बार फिर से बताएं। केंद्र में एक छोटा सा भारी नाभिक जिसमें पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन है, और इस नाभिक के चारों ओर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों या कोशों, शेल्स में घूम रहे हैं। और परमाणु का वजन मीनली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से और उसका साइज इलेक्ट्रॉनों के घूमने वाले इलाके से तय होता है। परफेक्ट। अच्छा, बोर ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन खास कक्षाओं या एनर्जी लेवल्स में होते हैं, पर क्या ये भी पता चला है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? हाँ, इस पर भी काम हुआ। बोर और बरी, इन 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर नियम दिए कि अलग अलग कोशों जैसे KLM में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं। अच्छा, रूल्स हैं इसके लिए? हाँ, नियम है जिनसे पता चलता है कि किसी भी शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन पहले अंदर वाले शेल्स भरते हैं, फिर बाहर वालों में जाते हैं। ये जानना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तय करता है। वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बॉन्ड बनाएगा, ये सब बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। हमारे सोर्स में फॉर्मूला नहीं है, पर ये नियम है, ये जानना जरूरी है। समझ गया, बहुत बढ़िया। तो हमने डाल्टन से शुरू करके चैडविक तक का पूरा सफर तय कर लिया। अब थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेन पॉइंट्स फटाफट। जरूर जरूर, ये क्विक रिकैप हो जाएगा। तो सबसे पहले कण। इलेक्ट्रॉन E-, चार्ज -1, मास लगभग 0। खोजकर्ता J.J. थॉम्सन। जगह नाभिक के बाहर कक्षाओं में। प्रोटॉन P+, चार्ज +1, मास 1 यूनिट। खोज गोल्डस्टीन कैनाल किरणें। रदरफोर्ड नाभिक में पुष्टि। जगह
नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन n, चार्ज 0 न्यूट्रल, मास 1 यूनिट लगभग प्रोटॉन जितना। खोजकर्ता चैडविक, जगह नाभिक के अंदर हाइड्रोजन 1 को छोड़कर। ठीक है, कण हो गए। अब मॉडल्स। मॉडल थॉमसन, नाम प्लम पुडिंग तरबूज। मॉडल क्या कहा? पॉजिटिव गोला, इलेक्ट्रॉन धसे हुए। मेन पॉइंट, परमाणु न्यूट्रल है। कमी, आगे के प्रयोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड किस प्रयोग पर आधारित? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। मेन खोज नाभिक, न्यूक्लियस की खोज, छोटा भारी पॉजिटिव सेंटर। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। कमी, स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया। बोर किस में सुधार? रदरफोर्ड मॉडल में। मेन पॉइंट, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स जहां इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं खोते। क्या समझाया? स्टेबिलिटी। एकदम क्रिस्टल क्लियर। और कुछ खास शब्द जो याद रखने चाहिए? हाँ, जैसे कैनाल किरणें प्रोटॉन से जुड़ी, अल्फा कण, रदरफोर्ड प्रयोग, नाभिक और ऊर्जा स्तर, विविक्त कक्षा कोश, ये बोर मॉडल से जुड़े हैं। और ये बात भी कि परमाणु का लगभग सारा मास उसके नन्हे से न्यूक्लियस में होता है। बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं उसके लिए बोर-बरी के नियम हैं। बहुत अच्छे। ये बुनियादी बातें हैं जो परमाणु संरचना को समझने के लिए जरूरी हैं। जी हाँ। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल परमाणु की संरचना पर। डाल्टन के एक ठोस जिसे तोड़ा ना जा सके ऐसे गोले से शुरू करके आज की इस तस्वीर तक पहुंचे हम, एक नन्हा सा नाभिक बीच में और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ एनर्जी लेवल्स में चक्कर काट रहे हैं। और ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे काम करता है। आप दिखते हैं, प्रयोग करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, फिर उस मॉडल में कमियां निकलती हैं तो और बेहतर मॉडल बनता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही कहा। और कैसे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, बोर, चाडविक जैसे कितने ही वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और मेहनत ने हमें पदार्थ के इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को समझने में मदद की। बिल्कुल। हर खोज ने नए दरवाजे खोले और नए सवाल भी खड़े किए। और जाते